हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आ चुका हूं आप सभी के लिए फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर लेकर, जिस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले याद रखना, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो आपने पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा। तो मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए इस चैप्टर में। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज इस चैप्टर में आपको न्यू टर्म्स मिलेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपको जानने की जो है आपका यू कैन से आपको जो इंटरेस्ट होगा जानने की कि भाई ये टर्म का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आप इस चैप्टर में अटके रह जाते हो। क्यों? बिकॉज आप उन्हीं टर्म्स को बार बार जानने की कोशिश करते हो, और क्या होता है, आपका टाइम आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होता जाता है। और क्या होता है कि आप इसी चैप्टर में उन्हीं टर्म्स के साथ खेलते रहते हो और दूसरे चैप्टर में आप जा ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो याद रखना, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स और इनके मेजरमेंट्स पर ही ध्यान देना है। ठीक है, न्यू टर्म्स आपको मिलेंगे, उन टर्म्स को आपको गले नहीं लगाना है अभी, क्योंकि उन टर्म्स का एक अलग सा चैप्टर, सेपरेट चैप्टर आपको मिल जाएगा फिज़िक्स में, जहाँ पर आपको उन्हीं टर्म्स के बारे में और भी ब्रीफली पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो तब आपको उन टर्म्स को अच्छे से गले लगाना है, देखना है, महसूस करना है, पढ़ना है। लेकिन इस पहले चैप्टर में आपको उनके साथ कुछ भी नहीं करना है, उनको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई टर्म आ जाता है जो आपके लिए बहुत न्यू हो और आपको जानने की इच्छा हो रही हो, तो अपने आप को कंट्रोल करना है और ये कहना है कि भाई देख, इस चैप्टर में अगर मैं कुछ भी देखने की कोशिश करूँगा, कुछ भी जानने की कोशिश करूँगा, तो मैं इसी चैप्टर में अटका रह जाऊँगा, आगे के चैप्टर में बढ़ नहीं पाऊँगा, है ना, आगे के चैप्टर्स में मैं जा नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं इस चैप्टर में जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करूँगा कि मैं ऐसे टर्म्स से दूर रहूँ। ठीक है, सिर्फ इनका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, इनका मतलब मुझे नहीं जानना है। बस इसका यूनिट क्या है, इनका मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है, वही जानना है बस। अब वो भाड़ में जाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहला टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो, उसमें भी आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट आई गेस नहीं मिलेगा आपको, यूनिट्स वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो शुरू करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे लास्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें मैं पूरे चैप्टर का होल नोट आपको मैं दे दूंगा। नहीं तो भाई क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो पहले नोट्स लिखते हैं फिर वीडियो को देखते हैं, तो ठीक है, उनके लिए एक डिसएडवांटेज है कि आपको पूरा सारे के सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, फिर लास्ट लेक्चर में जाके आपको पूरा चैप्टर का PDF फाइल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं वन शॉट वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बिकॉज वन शॉट मुझे आता नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं आता कि मैं 5-6 घंटे में पूरा चैप्टर में पढ़ा दूँ, ऐसा मुझे मतलब मेरे द्वारा संभव नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पार्ट लेक्चर्स 1 घंटे का या 1.5 घंटे का मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे वही पसंद है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है कि वन शॉट लेक्चर्स इस चैनल में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या बला है भाई, देखते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन राइट दैट फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड। समझ आया? ये बात आपको समझ में आया? ओके, अब एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। दैट कैन बी मेजर्ड, सो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया जैसे कि टाइम।
हम टाइम को माप सकते हैं घड़ी की मदद से, ठीक है। हम हाथों की मदद से भी गिन सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करके, ठीक है। फिर हम लेंथ को माप सकते हैं, ठीक है, दूरी को नाप सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है, स्केल की मदद से या फिर मेजरिंग टेप की मदद से, ठीक है। फिर हम वज़न माप सकते हैं, वज़न नहीं बोलूँगा, द्रव्यमान बोलूँगा, बिकॉज मास और वेट अलग अलग चीज़ें हैं फिज़िक्स में, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के भीतर, या फिर कितने पार्टिकल्स से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसी को हम कहते हैं मास। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब ये सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल, मतलब सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेरे अंदर भी मास है, तुम्हारे अंदर भी मास है, इस घड़ी के अंदर भी मास है, फिर अपने लैपटॉप के अंदर भी मास है ना, क्योंकि वो पार्टिकल से बना हुआ है, सिंपल। फिर आप फोर्स को माप सकते हैं। फोर्स मतलब यू कैन से हमने एक पुश और पुल किया है, धक्का दिया है, फिर खींचा है, तो हम कितना न्यूटन से धक्का दे रहे हैं, कितने न्यूटन से हम खींच रहे हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिवाइसेस हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम, फिर हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि वो कितने गति से चल रहा है। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। फिर हम मोमेंटम को भी मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये क्लियर बात है? अच्छा भाई, अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई कर रहे हैं 2 बेसिस पर, ठीक है। एक उनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, दूसरा उसके डिपेंडेंसी के बेसिस पर। तो चलिए लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ओके। तो हम इनको भी क्लासीफाई करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसके 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पहला बेस्ड ऑन डायरेक्शन या फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। डायरेक्शन के बेसिस पर, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पर हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है। अब इनमें क्या कितने सारे पार्ट्स हैं? इनमें आपके 2 पार्ट्स हैं। पहला ए, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपने स्केलर क्वांटिटी के बारे में भाई बहुत पहले से पढ़ के रखा है ना, क्लास 9 या फिर 8 से, ठीक है। तो 8 या फिर 9 से आपने स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ के रखा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कि भाई साहब ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होता है, इसमें डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज़, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, मतलब वैल्यू कुछ रहेगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल, जैसे कि मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं मापते कि भाई मेरा द्रव्यमान 50 किलो या फिर 60 किलो उत्तर की तरफ है, ऐसा तो हम नहीं मापते ना, है ना। या फिर हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई मेरा उसका मास 100 किलो है और वो ईस्ट की तरफ है, ऐसा तो नहीं बोलते, मतलब डायरेक्शन नहीं है, नीचे है ऊपर है, ऐसा हम नहीं बोलते। सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, जो कि है सपोज 100 किलो, 70 किलो, 50 किलो, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद डेंसिटी, फिर आपका वॉल्यूम, फिर आपका टाइम, ये आपके स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, और स्केलर क्वांटिटी के बाद एक और डिवीज़न है आपका, एक और इसका सब टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा होगा आपने और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ा होगा ना। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटी जो आपके मैग्नीट्यूड भी होता है उनका और डायरेक्शन भी साथ ही साथ होता है इनका। तो मैं लिख देता हूँ कि
बोथ मैग्नीट्यूड, रुको थोड़ा वेट कीजिए इसका, हाँ, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, मतलब बोथ मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। जैसे कि एग्जांपल फोर्स, हम कहते हैं कि हमने फोर्स को इस दिशा में लगाया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, कौन सी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नॉर्थ की तरफ हुआ है, ईस्ट की तरफ हुआ है। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कितना हमने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है इस डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम। तो कुछ एग्जांपल्स आपको पता है ना, वेक्टर क्वांटिटीज़ के, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला अभी, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स हो गया, फिर आपका वर्क डन हो गया, फिर आपका वेलोसिटी हो गया, और वेलोसिटी हो गया मतलब एक्सेलरेशन भी हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद आपका मोमेंटम भी हो गया, इसके बाद एटसेट्रा दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ आपके वैल्यूज़ हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये तो पहला डिवीज़न हो गया। इसके बाद इसका दूसरा डिवीज़न है आपके डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, देखिए, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि डिपेंड करना किसी के ऊपर। जैसे कि आप अभी किस पे डिपेंड कर रहे हो, अपने पेरेंट्स पर, ठीक है, खाने पीने के लिए, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप तो अभी इनकम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उन पर डिपेंड कर रहे हो अभी, वही आपके पढ़ाई के पैसे भी दे रहे हैं आपको, घर पे खाना पीना सब कुछ, नहाना धोना, कपड़े से लेकर पढ़ाई के आर्टिकल्स, बुक्स, पेन पेंसिल्स, नोटबुक, सब कुछ वो क्या कर रहे हैं, आपको ख़रीद के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उन पे डिपेंडेंट हो अभी तक, ठीक है। तो ऐसे ही डिपेंडेंसी के ऊपर दो आपके फिर से सब ग्रुप्स हैं। पहला है आपका फंडामेंटल या फिर बेसिक, फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज़, फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज़, ठीक है। ये आपका पहला डिवीज़न, डिवीज़न इस पहला इसका सब ग्रुप है इस डिवीज़न में। फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ का मतलब, इनका मतलब होता है कि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ ईच अदर, एंड इनको हम दूसरे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बेसिस पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन अच्छे से लिख देता हूँ। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ मतलब होता है ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स को आप कैन नाइदर बी derived, can neither be derived from one another, nor can they be further resolved into any other units, and also are completely independent of
ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी जिनके यूनिट्स को आप ना ही डिराइव कर सकते हैं किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मदद से, और ना ही इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आप फर्दर डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एग्जांपल दूंगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले 3 थे, मास, लेंथ एंड टाइम। फिर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई इन तीनों से काम नहीं हो रहा, तो और भी 4 इन्होंने लाया, और 4 लाया इन्होंने एज ए फंडामेंटल उन्होंने बता दिया। मतलब जितने भी आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं दुनिया में, वो सब इन्हीं 7 से बने होते हैं, ठीक है। यू कैन से दिस इज़ द बेस, पिलर्स, ठीक है। किसी भी घर का पिलर है ये, ठीक है, क्योंकि हर एक घर पिलर्स के मदद से ही बनता है, पिलर्स के बिना घर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसीलिए हर एक घर बनने के लिए जैसे पिलर्स की ज़रूरत है, तो दुनिया के जितने भी घर हैं सारे के सारे क्या हैं, इन्हीं से बने होते हैं, मतलब पिलर्स से बने होते हैं। वैसे ही समझ जाओ जितने भी दुनिया में फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये इन्हीं बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मदद से बने हुए हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। तो एग्जांपल 7, देयर आर 7 फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज़। पहला है मास, फिर आपका लेंथ, फिर आपका टाइम, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट। देन यू गॉट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर 1 2 3 4 5। इसके बाद टेम्परेचर, और इसके बाद लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स, लूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए सोर्स, ठीक है। तो ये 7 आपके फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ है। इसका मतलब क्या, दुनिया की जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बने हुए होते हैं, और इनको हम फर्दर और तोड़ नहीं सकते। मतलब मास को तुम और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ एरिया या फिर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम, तो इनको मैं और फर्दर तोड़ सकता हूँ। कैसे? एरिया को मैं किसके रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ? एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और देखा जाए तो लेंथ आपका एक फंडामेंटल है, और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी आपका वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर के बराबर मैं लिख सकता हूँ एरिया को, ठीक है। मतलब एरिया को मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछे कि भाई तुम लेंथ को और कैसे लिख सकते हो, तुम बोलोगे भाई मेरे पास कोई आंसर नहीं है। मतलब हम लेंथ को और किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एक यू कैन से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको और हम सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब लेंथ हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन्हीं से बन के हमारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं लेता हूँ कि वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ भी वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है, हाइट भी वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है। मतलब देखा जाए तो लेंथ के क्यूब के बराबर होता है वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमने इनको लिख लिया, डिराइव भी कर लिया इसको थोड़ा सा, है ना, रिजॉल्व तोड़ दिया इसको, ठीक है। इसके बाद जैसे कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है आपका मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? आपका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और वॉल्यूम इसको हमने लिखा था क्या? लेंथ के क्यूब के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ के क्यूब के बराबर। तो हो गया ना, देखो हमने डेंसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेस्पेक्ट में लिख दिया, रिजॉल्व कर दिया। लेकिन ये जो आपके फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये आपको हम और रिजॉल्व करके नहीं दिखा सकते। मतलब लेंथ को हम किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते। लेंथ को हमें लेंथ ही लिखना है, ठीक है। मास को हम लेंथ के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, टाइम को हम लेंथ के रेस्पेक्ट में नहीं लिख सकते। सो एज आई से दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, ऐसा नहीं कि लेंथ मास पे डिपेंड कर रहा है या फिर टाइम मास पे डिपेंड कर रहा है या फिर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये 7 क्वांटिटीज़ में से कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता, खुद का एक अलग सा आइडेंटिटी है कह सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा है। अब फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी समझ में आ गया है, जिनको हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इन्हीं से हमारे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बने होते हैं और ये आपस में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इनके यूनिट्स को हम और डिराइव भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि देखो फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, मुझे बताओ कि डेंसिटी का या फिर सिंपल एरिया का यूनिट क्या है। तुम बोलोगे भाई मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मीटर स्क्वायर हमारे ऐसा यूनिट है तो हम उसको मानते हैं। तो ये आया कैसे, मीटर स्क्वायर आया कैसे? तो हमने क्या लिखा था, एरिया हो गया L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि ब्रेथ को हम वन काइंड ऑफ लेंथ लिख सकते हैं। तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। फिर से लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया का जो हमने यूनिट निकाला वो हमने कैसे निकाला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिराइव, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से डिराइव किया हमने इसका, इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बता लेंथ का यूनिट मीटर है, ये तुमने कैसे डिराइव किया, तो हमने बोला कि भाई लेंथ जो है वो किसी पे डिपेंड करता नहीं है, ये ही हमारा पिलर है। तो पिलर कैसे बना ये तो हमें नहीं पता। ठीक है ना, पिलर को तो हम तोड़ नहीं सकते, और ठीक है पिलर को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, और है ना, सिंपल सी बात है, पिलर को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, बल्कि पिलर से ही घर बन रहा है, पिलर से ही घर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट है और इसका जो यूनिट है वो मीटर ही है। ये कहाँ से आया, क्यों आया है, ऐसा कोई होता नहीं है। क्यों नहीं होता, बिकॉज ये आपका इंडिपेंडेंट है और ये आपका खुद का एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कि लेंथ का यूनिट मीटर ही होगा, ये किसी से डिराइव होकर नहीं आया, ये अपने आप आया है लेंथ की वजह से। ठीक है, लेकिन जब हमने वॉल्यूम का निकाला तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब आया, कैसे, बिकॉज ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जबकि ब्रेथ और हाइट लेंथ के जैसे ही होते हैं। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से वॉल्यूम का हमने यूनिट डिराइव कर लिया। ठीक है, अच्छा इसी पर ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। डिराइव्ड है मतलब क्या, कैसे डिराइव होंगे, ऑब्वियसली बात है, अभी पढ़ाया मैंने कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होंगे ये। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी दिखाया, मास इंटू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे डिराइव हुआ, लेंथ के क्यूब से। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन ये होगा कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डिराइव कर सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, या तो डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दिखाता हूँ। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसे सॉरी इंक सेम होगा ना, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम डिराइव कर सकते हैं, that can be derived from 7 fundamental quantities। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव किए जाने वाले या फिर जो हम कर पाते हैं उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। कैसे कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देम। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ को, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है अपने पास, उनको या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव कर पा रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा नाम वैसा ही काम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एरिया, इसको हम डिराइव कर सकते हैं ए लेंथ इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, फिर डेंसिटी, मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके, मतलब मास और लेंथ के क्यूब को डिवाइड करके। फिर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेंसिटी के बाद वॉल्यूम कैसे किया हमने, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा जा सकता है भाई साहब, स्पीड, हाँ स्पीड। इसके बाद एक्सेलरेशन कैसे होता है दिखाऊंगा, देखो। ठीक है, एटसेट्रा। ओके, मतलब इन 7 को छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ा है फिजिक्स में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इसके बाद आपका
क्या है भाई और भी, हाँ इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद और भी तो बहुत सारे हैं, है ना, फिज़िक्स में। जैसे कि मैंने बोला एनर्जी, वर्क डन, ठीक है, पावर, इसके बाद प्रेशर, इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, एंगल नहीं, रोको, टॉर्क हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। ठीक है, इनको हम डिराइव कर पा रहे हैं कैसे, इनको हम डिराइव कर पा रहे हैं यूजिंग दिस 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हम डिराइव क्वांटिटीज़ को डिराइव कर पा रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, देखो एरिया, ठीक है, एरिया को देखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट, हाँ देखो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि लेंथ और ब्रेथ वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। बिकॉज आप ब्रेथ के यूनिट को भी क्या लिखते हैं, लेंथ के मीटर के बराबर ही लिखते हैं, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ। अब गौर से थोड़ा सा यहाँ नज़र आपको देना है। मैंने क्या किया, मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को इसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करके मैंने अपना एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो कि एरिया, उसको मैंने डिराइव किया। तो एरिया क्या बन जाएगा, अपना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। अब प्रूफ हुआ कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मैंने इसी के साथ मल्टीप्लाई किया और मैंने एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना लिया जो कि एरिया है। इसके बाद देखो वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख के जाओ, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब मुझे पता है ब्रेथ और हाइट वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ। अब मैंने क्या किया, लेंथ हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको मैंने 3 बार अपने खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मुझे एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जो कि है आपका वॉल्यूम। तो मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके लाया एक नया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिवाइड करके ऐसे लाऊंगा, जैसे स्पीड को देखो, स्पीड को, ठीक है, स्पीड का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, देखते जाओ। तो मैंने स्पीड को लिखा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वन काइंड ऑफ लेंथ होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ बाय टाइम, ठीक है, लेंथ बाय टाइम। अब गौर से थोड़ा सा देखो, मैंने क्या किया, लेंथ अपना एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मुझे मिल गया एक नया फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, ठीक है भाई। तो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके क्या लाया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए स्पीड आपका एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से होगा, बिकॉज हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके इसको डिराइव किया है, ठीक है भाई। समझ आया क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, इसी के साथ ये आपका चैप्टर का पहला मतलब यू कैन से इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम और भी आगे बढ़ेंगे इसके आगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इनका यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, इनको हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो इसके लिए एक बक्सा बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट अस मेक ए बक्सा, ठीक है। ऐसा, फिर ऐसा, इतना बड़ा बक्सा नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो, बस, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको वापस से चेंज करेंगे, ओके, मतलब बड़ा कर देंगे इसको अगर ज़रूरत पड़े तो। इतना तक आई गेस, इतना तक चाहिए होगा शायद। अच्छा, लिखता हूँ, इतना तक ही रखता हूँ, ठीक है। बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम ज़रूर से इसको यूज़ करेंगे। अच्छा रुको, इसको मैं पहले ये डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पहला आपका सीरियल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, सीरियल नंबर,
फिर आपका फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा इस पर काम करता हूँ, और लेके जाता हूँ साइड में इतना तक, हाँ। इसके बाद यहाँ पर आपका सिंबल और आपका ऐसा यूनिट। लेट्स डू वन थिंग, इसको थोड़ा और साइड में लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा और लेके आता हूँ बिकॉज, हाँ चलिए भाई लिखते हैं अभी। चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, इसके साथ लिखता हूँ। ओके, तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर आपका फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है और इसका सिंबल क्या है, मतलब कैसे आप इसको शॉर्टकट सिंबल की मदद से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखो भाई हौले हौले देखो। पहला मास एक फिज़िकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल वाला। मास का ऐसा यूनिट क्या है भाई, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम्स, ठीक है। अब तुम मास को सिंबलिकली कैसे लिखोगे, ठीक है, सिंबल की मदद से कैसे लिखोगे, तो मास को आप लिख सकते हो m, ठीक है, मास को आप लिख सकते हो m। अच्छा अब kg, किलोग्राम को तुम kg लिख सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद मास हो गया है, अब आ जाते हैं लेंथ पे। दूसरा नंबर लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम मापते हैं मीटर्स में, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और लेंथ को हम L से लिखते हैं भाई, कैपिटल L से डिनोट करते हैं सिंबलिकली। और मीटर को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, तो मैं लिख दूंगा बाद में अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ ना कि किलोग्राम्स को हम लिख सकते हैं kg शॉर्टकट में, बिकॉज लोगों को तो शॉर्टकट पसंद है ना, शॉर्टकट। चलिए शॉर्टकट में लिख देता हूँ kg, मीटर को शॉर्टकट में m, स्मॉल m, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अरे नंबर 3 टाइम, समय। टाइम का यूनिट आपको पता ही है, ऐसा यूनिट सेकेंड्स होता है, ठीक है, सेकेंड्स होता है। और इसको आप सिंबलिकली लिखते हैं स्मॉल s। अच्छा टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे टेम्परेचर ले लेता हूँ। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन होता है, ठीक है। और केल्विन को हम कैसे लिखते हैं भाई साहब, कैपिटल K से, ठीक है। एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, और सिंबल भी इसका कैपिटल K ही है, ठीक है। बिकॉज टाइम का अगर कैपिटल T लिख रहे हो तो टेम्परेचर को आपको कैपिटल K लिखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है सिंबल, ओके। अच्छा इसके बाद भाई साहब आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नंबर 5 पे आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा अब इलेक्ट्रिक करंट को हम इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है, एम्पियर, ठीक है। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, मतलब एम्पियर को शॉर्टकट में लिखते हैं, सिंपल सी बात है। और करंट को हम कैसे लिखते हैं भाई, याद करो, हमने क्लास 10 में पढ़ा है, कैपिटल I से, ठीक है भाई। कैपिटल I से हम करंट को सिंबलिकली लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में, टाइम बचाने के लिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीशियस। अच्छा इसके बाद नंबर 6 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, जो कि है मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये है आपका मोल, ऐसा यूनिट है इसका मोल, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है मोल। अब इसको सिंबलिकली कैसे लिखते हैं भाई, इसको आपको शॉर्टकट में अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा MOL, ठीक है, E को छोड़ देना है, तो सिंबल इसका MOL है। अच्छा और ऐसा यूनिट है मोल, और सिंबल में लिखते हैं इसको MOLE। अच्छा भाई जगह हो जाना चाहिए मुझे लगता है,
जगह तो हो जाना चाहिए, चलो हो जाएगा जगह, बहुत जगह है। 7 नंबर लूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस इंटेंसिटी मतलब एक सपोज आपने कैंडल जलाया तो वो कितने इंटेंसिटी से जलेगा, मतलब कितना ब्राइट इसका लाइट होगा, उसी को हम कहते हैं लूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं CD, कैपिटल C स्मॉल d, और इसका सिंबल मतलब लूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल भी कुछ ऐसा ही है CD। ठीक है, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो CD लिख सकते हो। ठीक है, जल्दबाजी में लिखोगे तो, अगर टाइम बचाना है तो। ये आपका 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके ऐसा यूनिट और उनका सिंबल कैसे लिखना है। ठीक है भाई साहब, ओके। अब हम कुछ डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, डिराइव क्वांटिटीज़ के कुछ यूनिट्स को हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, अच्छा ये कौन सा था भाई, फिजिकल, हाँ फंडामेंटल। अब हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के ऐसा नहीं यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ 2-3 देखेंगे कितना क्या होता है, इसके बाद हम पूरा चार्ट बना देंगे। ठीक है, आओ भाई आओ, इसको थोड़ा सा देखा जाए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ सबसे पहले स्पीड का लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उनके फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब लेंथ जो है उसका आपका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है, तो मीटर लिखिए, और टाइम का कितना है, सेकंड है, तो सेकंड लिखिए। और शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, मीटर m/s। अब क्या होता है कि s को हमें ऊपर लेके जाना है, तो ऊपर लेके जाने के लिए हम इसके पावर में नेगेटिव देते हैं, और इसको हम कहते हैं मीटर सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स कहते हैं इसको। ठीक है, -⁻⁻1 नहीं कहते, इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर केस में ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं ऐसे मीटर पर सेकेंड जब भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी आपको इसको ऐसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्स। अच्छा, इसके बाद देखो, स्पीड के बाद मैंने लिया फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी का सेम होगा। ठीक है, वेलोसिटी का सेम ही होगा। इसके बाद मैं लेता हूँ फोर्स। फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का आपको पता है यूनिट किलोग्राम्स होता है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा V बाय टाइम, मैंने लिख दिया T। ठीक है, टाइम, ओके। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से माइनस कर देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड से अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तुम बोलोगे भाई 5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे क्या यूनिट मिल रहा है, मुझे तो सेम यूनिट ही मिल रहा है जो मुझे पहले मिल रहा था माइनस करने से पहले, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा यूनिट चेंज नहीं हुआ। तो मैं डेल्टा V मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो वेलोसिटी की यूनिट के बराबर ही होगा, नो चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन यूनिट चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड विल बी चेंज बट यूनिट वोंट बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने 15 मीटर पर सेकेंड से माइनस कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी है ये, माइनस करो तो 13 मीटर पर सेकेंड आता है।
तो क्या यूनिट चेंज हुआ? क्या यूनिट मीटर पर सेकंड से कुछ हुआ? चेंज नहीं हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो कितना होगा? वेलोसिटी के बराबर ही होगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो लिखो मास का यूनिट है केजी इनटू चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना, बाय टाइम। टाइम का कितना होता है? सेकेंड्स होता है, एस होता है इस इन्वर्स से। अब मैं क्या करूँगा, इस एस को भी मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है भाई। अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, के जी डॉट मतलब इसको मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई की जगह पर हम डॉट भी देते हैं। इसके बाद मीटर सेकेंड -2। कैसे हुआ? समझ में आया? दिखाता हूँ। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखो देखो के जी मीटर सेकेंड इन्वर्स बाई सेकेंड। तो यहाँ पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट के लॉज। तो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या होता है? माइनस होता है। तो के जी मीटर -1, यहाँ पर भी तो 1 है, -1 कितना हो गया? के जी मीटर हो गया ना, पावर में -2। ये आपका फोर्स का यूनिट है। अब इसको एक नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? न्यूटन। ठीक है, इसका एक और नाम दिया गया है न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको। समझ आया? गॉट इट? अच्छा जी। अब अगर मैं ये वाला करवाऊँ तो आप क्या कर पाओगे? अगर मैं लिखता हूँ मोमेंटम का यूनिट निकाल के दिखाओ। आपको पता होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। कैसे आया? देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट आपको पता है केजी होता है। वेलोसिटी का कितना होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वन काइंड ऑफ लेंथ ही होता है, तो लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। समझ आया? तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया मीटर सेकंड इनवर्स। मल्टीप्लाई कर दो केजी मीटर सेकंड इनवर्स। मतलब इसको हम ऐसे लिखते थे बचपन में, केजी मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखो, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोमेंटम का यूनिट कैसे आया? समझ में आया कैसे डिराइव किया हमने यूनिट को? अच्छा, इसके बाद और मोमेंटम के बाद वर्क डन का भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, वर्क डन का कर देता हूँ, ठीक है, लास्ट एक कर देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वर्क डन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स का यूनिट निकाला है, वो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट कितना है? फोर्स का ऐसा यूनिट है ये, या फिर आप इसको भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दोनों को पुट करके देखेंगे। के जी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? वन काइंड ऑफ लेंथ। लेंथ का क्या यूनिट होता है? मीटर। अब देखो मीटर बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। समझ आया? समझ आया? अच्छा, अब इसको आप न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। और मैंने क्या लिखा? मैंने इसको नहीं लिखा भाई, मुझे पसंद नहीं है ये, मैंने इसके जगह पर मैंने न्यूटन लिख दिया सिर्फ और सिर्फ। ऐसे भी कर सकते हो। और न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर, ये भी आपका क्या है? वर्क डन का यूनिट होता है। क्लियर बात है? सब कुछ एकदम सॉर्टेड है, सॉर्टेड। ओके, अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने देख लिया कि डिराइव्ड यूनिट्स हमने, मतलब यूनिट्स को हमने डिराइव कैसे किया, ठीक है। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, तो 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। एक है आपका MKS, CGS, FPS और SI। सबसे पहले FPS की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है FPS सिस्टम, ठीक है। इसको FPS भी बोलते हैं या फिर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम,
ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। अच्छा, तो इस सिस्टम में, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे लिया गया है। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। तो लेंथ, मास और टाइम को लिया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो आपका फुट है, मास का पाउंड है और टाइम का सेकंड है, इसलिए नाम गिर गया इसका एफपीएस। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, सिंपल। तो आपको लिखना है शॉर्टकट में कि लेंथ, मास और टाइम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे लिया गया है और इनके यूनिट्स को माना गया है। लेंथ के यूनिट को फुट माना गया है, FOOT फुट, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं FT। मास को पाउंड, जिसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं LB। और टाइम को सेकंड। टाइम हर सिस्टम में सेकंड्स ही है, जिसको आप स्मॉल s से डिनोट कर सकते हैं। समझ आया? ये आपका एफपीएस सिस्टम हो गया। फिर दूसरा है आपका CGS सिस्टम। CGS का मतलब सेंटीग्राम, इसके बाद सेंटीग्राम नहीं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला। इसको आप गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, गॉसियन सिस्टम। अच्छा, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, नंबर है CGS या फिर गॉसियन सिस्टम। अच्छा जी, क्या होगा इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर सेम लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल लिया गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखूँगा नहीं। मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले, मतलब वीडियो को पहले, कि सबसे पहले तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, ठीक है। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, पहला आपका लेंथ, मास और टाइम। फिर बाद में और भी 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल बनाया गया, लेकिन सबसे पहले लेंथ, मास एंड टाइम को ही लिया गया था। अच्छा, तो CGS सिस्टम में क्या हुआ कि लेंथ का जो यूनिट है उसको माना गया आपका सेंटीमीटर। थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, सेंटीमीटर, CM लिख सकते हैं छोटा करके। मास को ग्राम्स में, ग्राम, स्मॉल g से लिख सकते हैं। और टाइम को सेकंड ही रहता है, ठीक है। टाइम का कुछ चेंज नहीं है, टाइम का कोई पंगा नहीं है, सेकंड ही इसका ऐसा सब में इसका यूनिट सेकंड्स ही है, ठीक है, सिर्फ बाकी का चेंज होता है। अच्छा, सेकंड हो गया। इसके बाद आपका ये तो दूसरा सिस्टम हो गया CGS। मतलब CGS में C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर तीसरा MKS या फिर अच्छा, MKS को हम लिख सकते हैं इंटरनेशनल, अच्छा ये तो और एक, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम MKS सिस्टम लिखते हैं, इसका और एक नाम नहीं है फिलहाल, MKS, ओके। चलो भाई, MKS में फिर से वही चीज़ है भाई, सेम टू सेम। लेंथ, मास, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके लेंथ का जो यूनिट है उसको मीटर माना गया, ठीक है, मीटर, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास का आपका किलोग्राम्स, kg। और टाइम का कोई पंगा नहीं है, सेकंड से रहता है। अच्छा, ये आपका MKS सिस्टम, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई MKS सिस्टम और आपका SI यूनिट सिस्टम में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में तो सेम ही सब कुछ है। एक्चुअली बताऊंगा, इसका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। देखो,
तो याद कैसे रखेंगे एम के सिस्टम में क्या होगा, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम्स, एस फॉर सेकेंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड्स। ओके, अब देखो चौथा जो कि आपका एसआई यूनिट है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें भी सेम चीज़ है भाई साहब, इसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, इसमें भी सेम ही है, लेंथ, मास और टाइम का फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया है, लेकिन आप इसको एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, क्या नाम, रैशनलाइज्ड एम के सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ऐसा यूनिट में मैंने आप बताया था और भी 4 आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिया गया और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी लिया गया है, ठीक है, बताऊंगा। देखो तो लेंथ, मास एंड टाइम तो है, ठीक है, इनको तो लिया गया है, प्लस अच्छा इसको, अरे मैं अंडू देने जाता हूँ तो बाहर निकल जाता हूँ बार बार, अंडू देने वाला था मैं, बाहर निकल गया। अच्छा, प्लस आपके 4 फंडामेंटल और क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया, ठीक है, एंड प्लस आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी लिया गया, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो क्या है, क्यों है, बताऊंगा। ओके, तो एसआई सिस्टम को हम कहते हैं रैशनलाइज्ड एम के सिस्टम, लिख के रखो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, रैशनलाइज्ड एम के एस सिस्टम, गॉट इट। अच्छा, ठीक है, ये एक और नाम है एसआई सिस्टम का, मतलब एम के सिस्टम को हमने थोड़ा रैशनलाइज किया है, इसमें और भी कुछ चीज़ें हमने ऐड किए हैं, जैसे कि 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने और ऐड किया है, और हमने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी ऐड किया है, इंक्लूड किया है, इसलिए मॉडिफिकेशन कह सकते हो वन काइंड ऑफ हमने एम के सिस्टम में किया। अब इसमें क्या होगा, इसमें सेम ही है, लेंथ का मीटर ही है, मास का किलोग्राम्स ही है, टाइम का सेकेंड्स ही है, ठीक है, लिख देता हूँ फिर भी कि यहाँ पर लेंथ का कुछ पंगा नहीं है, इसका मीटर को मीटर ही रखा गया है, मास के ऐसा यूनिट को किलोग्राम से रखा गया है, और टाइम तो सेकेंड्स ही है भाई, इसमें कोई पंगा है ही नहीं। और जो न्यू आपके 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या क्या होंगे, इनको छोड़कर और 4 क्या है, पहला आपका इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट, फिर आपका टेम्परेचर, फिर आपका लुमिनस इंटेंसिटी और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये 4 आपके और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया है, जो मैंने पहले बताया था, देखो बहुत पहले बताया था, ये रहा। तो पहले मैंने बताया था कि मास, लेंथ और टाइम ही थे हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिर इन और भी 4 ऐड किया गया था हमारे एसआई यूनिट सिस्टम में, और इसके साथ और भी 2 हमारे सप्लीमेंट्री ऐड किए गए थे, और वो सप्लीमेंट्री क्या है बता देता हूँ, और भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है, एक है आपका प्लेन एंगल या फिर सिर्फ एंगल कह सकते हो, और है आपका सॉलिड एंगल, क्या चीज़ है बताऊंगा, देखो ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, तो 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल और हमारे सॉलिड एंगल, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में नहीं लिया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स नहीं, ये तो क्वांटिटीज़ होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। अच्छा, तो याद रहेगा कि ऐसा यूनिट और एम के एस यूनिट डिफरेंट कैसे है, कि एम के एस हमारा ही यूनिट है, ऐसा यूनिट ही है, लेकिन इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशंस किए गए, ठीक है भाई। अच्छा 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 अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कौन सा चीज़ है, क्या चीज़ है, इनके यूनिट्स क्या हैं।
देखते हैं। सबसे पहले एक गुल्ला बना लो, गुल्ला मतलब सर्कल। ये ले भाई, गुल्ला हमने बना लिया है, ठीक है, गुल्ला बना लिया है। अब क्या करना है, आपको एक सेक्टर सिलेक्ट करना है, मतलब सेक्टर आपको एक यू कैन से लेना है। सपोज मैंने ऐसा एक सेक्टर लिया, ठीक है, सेक्टर मतलब क्या, रेडियस से बाउंडेड एक रीजियन, ठीक है, लिया। तो ये भी रेडियस, सपोज इसका ये भी रेडियस आर ले लेता हूँ उसका, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। और आपको पता ही है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, ये क्या है, ये आपका आर्क लेंथ है, ठीक है ना, इसको हम आर्क कहते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। और एक फार्मूला बन के निकलता है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो जो प्लेन एंगल की हम बात कर रहे थे वो हमारा थीटा है। ओके, दिस इज आवर प्लेन एंगल या फिर सिर्फ और सिर्फ एंगल। और इसका यूनिट हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, रेडियंस। लिखो भाई, लिखो लिखो, ठीक है, समझ आया कि प्लेन एंगल कौन सा है, ये है। अब बोलोगे भाई सॉलिड एंगल कौन है, ठीक है। इसके लिए हमें एक 3D शेप हमें इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, एक 3D शेप। चलिए भाई, एक बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, जो भी लेना है ले लो, जिनको जो पसंद है वो ले लो भाई। तो मैं बना लेता हूँ एक गुल्ला फिर से, क्योंकि भाई 2D तो हम दिखा नहीं सकते ना, तो हम 3D, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3D तो नहीं दिखा सकते, तो हम 2D ड्रॉ करेंगे। और इसमें से हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा हिस्सा काट के निकालेंगे, ऐसा कोन शेप का हम एक हिस्सा काट के बाहर निकालेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, आइए आइए भाई आइए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक होल बना लिया, मतलब होल नहीं, यू कैन से मैंने वन काइंड ऑफ, यू कैन से कि मैंने यहाँ पर एक हिस्सा काट के बाहर निकाला, ठीक है। तो देखो मैंने निकाला, कॉपी करता हूँ, ये रहा, इधर आ, हाँ। इसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे इसको जॉइन किया, इसको भी जॉइन किया। तो थोड़ा सा इसमें बस देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल से, स्फीयर से कह सकते हो, मैंने इस कोन शेप जैसा टुकड़े को मैंने काट के निकाला। तो अभी यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल है, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, अब हमें पता है कि ये सेक्टर जैसा है, ऑब्वियसली बात है सेक्टर है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और हमारा जो ये रीजन है, ये मतलब पोर्शन है, ये हमारा होता है ds, ठीक है, मतलब ds मतलब एरिया, ठीक है, एरिया ds, स्मॉल एरिया होता है ये, इस वाले कोन का जो बेस है ds। ओके, अच्छा, अब फॉर्मूला क्या बनता है, वही बनता है जो आप सोच रहे हैं, ओमेगा सॉलिड एंगल, अरे ओमेगा सॉलिड एंगल इक्वल्स टू ds बाई रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, वैसे भी आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये बाद में यूज़ होगा, मतलब 12th में यूज़ होगा, अभी मैं बता रहा हूँ फिर से भी, ठीक है, थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो हमारा जो ये ओमेगा है भाई साहब, ये ओमेगा जो चाचा है हमारे, ये हमारे हो गए हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो याद रखना, सॉलिड एंगल 3D शेप में होता है और प्लेन एंगल आपके 2D प्लेन में होता है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, अब इसका यूनिट क्या है, ठीक है, यहाँ पर पहले इसका यूनिट लिख देता हूँ। इसका यूनिट जो है ये आपका रेडियंस है, ठीक है, इसका यूनिट एक रेडियंस है। और इसका जो सॉलिड एंगल है, इसका यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियंस, इसका यूनिट है स्टेरेडियंस, मतलब रेडियंस के सामने एक स्टे लग जाएगा, स्टेरेडियंस, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका सॉलिड एंगल हो गया स्टेरेडियंस, और आपका प्लेन एंगल या फिर सिर्फ एंगल कह सकते हो, रेडियंस इसका हो गया पाई, और इसका ds बाई आर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। जब बता ही दिया है सब कुछ, तो बता ही देता हूँ ना।
relation between theta and omega is that omega equals to 2 pi into 1 minus cos theta। ये लो भाई, रिलेशन बिटवीन आपके थीटा और ओमेगा के बीच में, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, कुछ एडवांस बातें भी हो चुकी हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कुछ मैं आपको फिज़िकल क्या कहते हैं इसको, क्वांटिटीज़ दूंगा, उनका आपका यूनिट आपको बताना है। ठीक है, या फिर अगर मैं इसे, हाँ चलो भाई लिख देता हूँ, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो एरिया का आपको पता है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कुछ आपको पता है, कुछ कुछ नहीं पता, वो आपको मैं बता दूंगा। नंबर 1 एरिया, एरिया का आपको पता है भाई मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर है। फिर नंबर 2 है वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो मीटर क्यूब होगा। फिर आपका डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख लो साथ ही साथ, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाऊंगा तो किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स ऐसे होगा। ठीक है, गॉट इट, ये क्लियर है क्या, बताओ। अच्छा, ठीक है, तो हमने इसको ऊपर लेके गया तो हमारा पावर इसका नेगेटिव हो गया ना। नंबर 4 वेलोसिटी का ले लो भाई। वेलोसिटी स्पीड सबका सेम ही होता है। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ और लेंथ बाय टाइम ये हो जाएगा आपका मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैंने बताया था चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम ही होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स बाय टाइम है फिर से सेकेंड, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत है ऐसे पावर में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 में है फोर्स। बताया था क्या मैंने, फोर्स बताया था ना, हाँ फिर भी लिख देता हूँ। फोर्स का आपका यूनिट है मास इंटू एक्सेलरेशन, फार्मूला होता है। तो एक्सेलरेशन का तो पता चल गया है हमें, मास का आपको किलोग्राम, एक्सेलरेशन का भी पता चल गया है किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। या फिर इसको अगर आप और भी अच्छे से लिखें तो न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये आपका MKS भी कहलाएगा, लेकिन MKS में ये आपका SI यूनिट कहलाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर MKS सिस्टम, और सॉरी MKS यूनिट, ये आपका SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट में कुछ और भी यूनिट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, जैसे कि न्यूटन, फिर पास्कल, प्रेशर में, अच्छा प्रेशर याद आ गया तो प्रेशर लिख देता हूँ। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया भी लिख सकते हो। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का भी पता चल चुका है कि kg मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, एरिया मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट है ना। अच्छा, तो फिर मीटर स्क्वायर में से मीटर कट गया तो क्या बच गया, kg मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। कैसे हुआ, बिकॉज मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो नीचे एक मीटर है,
तो मीटर को मुझे ऊपर लेके आना है तो मुझे इसके पावर में नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पास्कल, PASCAL, PA से नोट करते हैं इसको शॉर्टकट में, ठीक है। ये हमने क्लास आई गेस 7 या 8 में हमने पढ़ा था, है ना। हाँ, और क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, कौन सा दूँ भाई अभी। अच्छा, तो फोर्स का हो गया कि केजी मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ये कट गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ये हो गया मीटर इनवर्स। हाँ ठीक है, कोई गलती तो नहीं किया है मैंने, कोई गलती तो नहीं किया है, थोड़ा देख लेता हूँ। नहीं, कुछ गलती नहीं किया। ओके, 7 के बाद 8 नंबर में देख लेता हूँ ये वाला, मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको मास का पता है केजी, वेलोसिटी का आपको पता है मीटर सेकंड इनवर्स, तो ये आपका यूनिट हो गया मोमेंटम का, ठीक है। इसके बाद इम्पल्स भी लिख लेता हूँ, लिख ही देता हूँ ना, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अब आपको फोर्स का पता है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इनटू टाइम का एस फिर से, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है और पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन होकर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक बिकॉज -2 + 1 कितना होगा, -2 प्लस या फिर 1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इम्पल्स और आपका मोमेंटम दोनों का यूनिट सेम ही आएगा। अच्छा, फिर 10 नंबर पे एंगुलर मोमेंटम, MVR फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब मास का पता है आपको, मास का यूनिट किलोग्राम्स, वेलोसिटी का मीटर सेकेंड इनवर्स, और रेडियस मतलब क्या, लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये आपका यूनिट है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके बाद और कुछ याद आ रहा है क्या, वर्क डन। हाँ, वर्क डन का लिख सकता हूँ, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का आपको पता है भाई यूनिट केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ होता है, लेंथ का मतलब मीटर, तो मल्टीप्लाई करके केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स हो गया। अच्छा, नाउ एनर्जी, एनर्जी पावर, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब होता है, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है, कि एनर्जी जो होता है वो वर्क डन ही होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी और आपका जितना भी वर्क डन है सबका यूनिट सेम ही होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एनर्जी में मैंने एग्जांपल ले लिया पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के ई लिख सकते हो शॉर्टकट में, लेकिन मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है। m मास वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, तो उसको छोड़ो। मास का यूनिट कितना है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर सेकेंड इनवर्स, इसका स्क्वायर कर दो मतलब होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है। देखो एनर्जी का यूनिट और वर्क डन का यूनिट सेम ही आ रहा है, ठीक है। याद रहे हाफ एक नंबर है। क्या कभी तुम बोलते हो कि भाई मेरे पास 1 मीटर कलम है, पेन है, नहीं बोलते। नंबर को हम कभी भी यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते, सॉरी, नंबर के साथ हम कभी भी यूनिट नहीं बोलते, हाफ को हम सिर्फ हाफ ही बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास 1 पेंसिल है, ठीक है, मेरे पास 1 पेंसिल है, नंबर में मैं
यूनिट नहीं लगाता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पावर 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 मतलब क्या? वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एक ही बात है। पावर मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, सेम ही आएगा यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम एनर्जी वाला फार्मूला से भी लगा सकते हो या फिर वर्क डन वाले फार्मूला से भी लगा सकते हो। वर्क डन का फार्मूला तो सॉरी फार्मूला नहीं, यूनिट तुमको पता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या फिर kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स बाय टाइम का कितना होता है सेकंड, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब इनवर्स, ठीक है। एक और ऐड हो जाएगा वहाँ पर जाके, तो ये सेकंड क्यूब हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में है। इसके बाद एंगल का लिख लो। एंगल मतलब प्लेन एंगल, फॉर्मूला क्या है? एंगल थीटा आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, तो आप बहुत लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब आर्क लेंथ का मतलब होता है लेंथ, मतलब मीटर यूनिट होगा। रेडियस भी क्या होता है? एक तरीके का लेंथ ही होता है, इसका भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तब तो भाई इसका यूनिट लेस होना चाहिए, एंगल यूनिट लेस होना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि भाई इनको हम कहेंगे रेडियन, इनको हम कहेंगे क्या? रेडियंस, ठीक है। ये बात याद रखना कि एंगल जो है उसका यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक यूनिट दिया रेडियंस। कभी कभी तुमने एंगल को देखा डिग्री, डिग्री में भी होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इसका हेक्टोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही एंगल के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, रेडियंस, डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, स्टेरेडियंस, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसके बाद ये कुछ हमने लिख लिए हैं इनके यूनिट्स, ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स, तो हम इनको कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। अब जो मेन मुद्दा है, यूनिट्स वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो है डायमेंशंस का, ठीक है। डायमेंशंस का इस चैप्टर में आपको, चैप्टर के नाम में आपको कहीं भी डायमेंशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर में मेन मुद्दा आपके डायमेंशन वाले पार्ट से ही आता है और मेजरमेंट वाले पार्ट से भी आता है। यूनिट्स वाले पार्ट से ज़्यादा कुछ नहीं आता, कुछ आता भी नहीं है, आई गेस यू कैन से, ठीक है। यूनिट्स वाले पार्ट्स से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा है डायमेंशन का। अभी डायमेंशन क्या है ये हम इसी वीडियो में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा मैं लेंदी करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी फिनिश करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और अच्छा, अब गौर से देखो डायमेंशन क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आपने यूनिट समझ लिया है तो डायमेंशन भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर याद रखना कि डायमेंशन जो है, ठीक है, ये सुनकर बहुत लोग सोचते हैं डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इफ़ दिस इज गिवन। तो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सिर्फ और सिर्फ नहीं है, इसका एक अलग ही मीनिंग है आपके फिजिक्स में। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग होता है पावर। अब बोलोगे यार पावर किसका? पावर किसका? ठीक है, किसका पावर? देखो, डायमेंशंस का मतलब होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं स्पीड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं तब एक और तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तो हमने कैसे किया, एक तो हमने फॉर्मूला की मदद से किया, मतलब फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ को हमने डिवाइड किया, इनटू किया करके हमने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया। अब हम इनको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। तो मुझे बताओ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं तीनों को हम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।
यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अच्छा, तो याद रखना मास को हम डायमेंशनली m लिखकर थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना। लेंथ को हम कैपिटल L लिख के थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टाइम को हम कैपिटल T लिखकर थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्पीड को, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके मदद से मैं स्पीड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मतलब अगर मैं सपोज मैंने MLT समथिंग इसके पावर में कुछ लिख दिया, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो लोग समझेंगे कि हाँ भाई इसने भाई ने स्पीड को मीन किया है। तो ऐसे कैसे होगा, यही हम डायमेंशन की मदद से कर पाते हैं। तो डायमेंशन हमें ये पावर देता है कि भाई तुम m के पावर मतलब मास के पावर में, लेंथ के पावर में और टाइम के पावर में कुछ वैल्यूज दे दो, तो मतलब कुछ इंटीजर्स दे देते हो, ठीक है। जिसके कारण से क्या होगा, जो वैल्यू तुम लिखते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग द पावर्स, रिक्वायर्ड पावर्स, तब तुम उसको स्पीड के बराबर रिप्रेजेंट करने लगते हो। अगर मैं सपोज लिखता हूँ स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के बराबर होता है। लेंथ को मैंने डायमेंशनली कुछ लिख दिया L थर्ड ब्रैकेट बाय टाइम, फंडामेंटल ऑलरेडी, तो इसको मैंने कैपिटल T लिख के थर्ड ब्रैकेट लिख दिया। अब मुझे कैपिटल T को ऊपर लेके जाना है, तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव करना पड़ेगा पावर को, तो LT-1 थर्ड ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लेंथ के पावर में 1 दूंगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या, लेंथ के पावर में 1 है। जब मैं लेंथ के पावर में 1 दूंगा और टाइम के पावर में -1 दूंगा, ठीक है, तब मैं मीन कर रहा हूँ स्पीड को, ठीक है। अगर तुम सपोज, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊं, तो सपोज मान लेते तुम खाना खाने गए और तुमको भूख लगी है, ठीक है, सबसे पहले भूख लगी तुमको, और तुम अपने मम्मी को बोल रहे हो कि भाई मुझे मुझे भूख लगी है। तो तुम इसको 2 तरीके से कह सकते हो। कैसे, तुम डायरेक्ट जाके बोलोगे कि मुझे भूख लगी है, या फिर तुम उनके सामने जाकर इशारा करोगे कि भाई पेट को पकड़ के ऐसे दिखाओगे कि भाई भूख लगी है, कुछ बोलोगे नहीं तुम। तो 2 तरीके से तुम क्या कह सकते हो कि मुझे भूख लगी है, इसको तुम 2 तरीके से कह सकते हो, इसको तुम बता सकते हो, एक बिना बोले, एक बोले। एक बोलकर बताओ कि मम्मी मुझे भूख लगी है, और दूसरा उनके सामने जाओ, पेट पकड़ो और हाथों को थोड़ा सा सहलाओ और बोलोगे कि, और वो समझ जाएगी कि भाई तुमको भूख लगी है। तो वैसे ही डायमेंशंस क्या करता है, वो हमें पावर्स से खेलने का मौका देता है कि भाई तुम L के पावर में 1 लगा दो और T के पावर में -1 लगा दो, तो तुमको स्पीड के बराबर, तुम स्पीड को मीन कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। समझ आया। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ LT-1, तो लोग समझ जाएंगे कि भाई मैं स्पीड को मीन कर रहा हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कि मैंने स्पीड को मीन किया। क्या तुमको यहाँ पर कुछ स्पीड के बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि भाई स्पीड है क्या है, नहीं। तो देखो, बिना कुछ बोले तुम स्पीड को मीन कर पा रहे हो कि भाई मुझे स्पीड चाहिए। तो बिना बोले बस पावर्स की मदद से हमने स्पीड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, बिना फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। बस मैंने क्या लिख दिया है, लेंथ के पावर में 1, T के पावर में -1, बन गया हमारा स्पीड। क्या जादूगर है भाई, जादू है ये तो, है ना। तो डायमेंशंस का मतलब ही यही होता है कि मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर में कितना पावर दूं जिससे कि मुझे अपने रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, शो करना हो, उसी पावर को हम कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि भाई स्पीड को हम लिखते हैं डायमेंशनली LT-1 थर्ड ब्रैकेट, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द डायमेंशन, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम इन स्पीड, तो तुम क्या कहोगे। डायमेंशन का मतलब होगा पावर, तो लेंथ का पावर कितना है वो होगा लेंथ का डायमेंशन, टाइम का पावर कितना है वो होगा टाइम का डायमेंशन। तो इसका आंसर क्या होगा कि लेंथ का जो डायमेंशन है इन स्पीड इट इज़ 1, जो पावर में है वही कहूँगा। टाइम का जो डायमेंशन है स्पीड में वो कितना होगा, पावर में -1 है तो -1। सो द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्पीड इज़ 1 एंड टाइम
-1। सिंपल। इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। द डायमेंशंस of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are to be raised to represent that physical quantity। अगर डेफिनेशन से डायमेंशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको हिंदी में एकदम अच्छे से समझा दिया है कि डायमेंशंस का मतलब मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर में कितना देना है जिससे कि मैं अपने पसंदीदा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। कितना पावर देना है, उसी पावर को हम कहते हैं डायमेंशन, सिंपल, और कुछ नहीं है। जैसे मैं स्पीड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के पावर में 1 दूंगा, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके पावर में मैं -1 दूंगा, और मैं अपने स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। ठीक है, अच्छा अब समझ में आया डायमेंशन क्या है ना। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, सपोज मैंने लिखा स्पीड ही लिख देता हूँ भाई, और क्या लिखूँगा, स्पीड। तो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, जिसको हम थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करेंगे कैपिटल एल लिखकर, और टाइम को कैपिटल टी लिख के थर्ड ब्रैकेट। अब कैपिटल टी को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एल टी -1, फिर लगा दो थर्ड ब्रैकेट। तो अगर मैं एल टी -1 लिखता हूँ तो समझ जाओ कि मैंने स्पीड को रिप्रेजेंट किया है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ लेंथ in speed is 1 and the dimension of time in speed is -1। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ कि भाई स्पीड में लेंथ और टाइम का डायमेंशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन स्पीड, बताओ आंसर क्या होगा। तुम बोलोगे भाई आई मास का डायमेंशन, मास तो यहाँ पर है ही नहीं। है नहीं मतलब क्या है, नहीं मतलब मास का पावर में 0 है, मास के पावर में 0 है, और किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी क्वांटिटी के पावर में 0 हुआ मतलब क्या, उसका वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर मास नहीं है, मतलब क्या, मास के पावर में ऑब्वियसली 0 होगा। तो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, पावर में 0 है तो डायमेंशन हो जाएगा 0। तो मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m⁻0 l⁻1 t⁻−1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिखूँगा नहीं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बिकॉज m⁻0 लिखना ना लिखना एक ही बात है। ठीक है, नहीं है मतलब क्या कि m का पावर यहाँ पर मतलब मास का जो पावर है, डायमेंशन है, वो 0 है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में हम ऐसे लिखेंगे, या फिर तुम अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन स्पीड, तुम्हारा आंसर क्या होगा। तुम बोलोगे भाई टेम्परेचर तो है नहीं, तो मतलब 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर k⁻0 है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन स्पीड, तुम बोलोगे भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल का पावर यहाँ पर 0 है, मतलब डायमेंशन 0 होगा। गॉट इट, ओके। अब मैंने जो इसको लिखा है ना भाई थर्ड ब्रैकेट के साथ, ये क्या लिखा है मैंने, इस थर्ड ब्रैकेट के साथ लिखने को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे थर्ड ब्रैकेट के साथ एक फॉर्मूला की तरह से हम लिख सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप स्पीड का फॉर्मूला लिखते हो डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे ही डायमेंशन के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ये भी लिख लेता हूँ। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, द एक्सप्रेशन which shows that which of the fundamental quantities and with what powers enter into a physical quantity is known as dimensional formula of that physical quantity। तो डायमेंशनल फार्मूला का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमें दिखता है कि कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके कितने पावर्स उस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए यूज़ हुआ है। जैसे कि स्पीड के लिए देखा जाए तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पर आए हैं और इनके पावर्स कितने हैं वो भी हमें पता चल गया है। इसका पावर 1 है, इसका पावर -1 है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, जहाँ पर हमें पता होता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हुआ है और कितने पावर का यूज़ हुआ है उस फिज़िकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा भाई, इसके बाद जैसे कि अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे LT - 1 थर्ड ब्रैकेट। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज LT - 1। समझ आया? डायमेंशनल फार्मूला को मैंने शॉर्टकट में DF लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या होता है भाई साहब? डायमेंशनल इक्वेशन, dimensional equation. So the equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the given physical quantity। सपोज मैंने स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैंने इक्वल टू मतलब इक्वेट किया इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ जो कि है LT - 1 थर्ड ब्रैकेट। तो हमारे पास अभी बन गया है एक डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है भाई, इसी को हम कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर मैं लिखता हूँ डायमेंशनल इक्वेशन DE ऑफ स्पीड इज, आपको लिखना पड़ेगा स्पीड में थर्ड ब्रैकेट देना पड़ेगा इक्वल टू फिर LT - 1। ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन। समझ आया? ऐसे स्पीड का होगा, फोर्स का होगा, मोमेंटम का होगा, डेंसिटी होगा, वॉल्यूम होगा, एरिया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को निकालेंगे। ठीक है, उनको याद करेंगे, याद करने की टेक्निक बताएंगे। मतलब एक्चुअली में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस करते 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 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा।
ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको याद करने हैं कुछ ट्रिक्स के मदद से, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू ऑल एन्जॉयड टुडेज़ वीडियो एंड अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको और क्या, मतलब क्या कहीं पर डाउट है या नहीं, क्या आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। अगर पसंद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा है तो बताओ कि क्या और मैं इम्प्रूव करूँ अपने कंटेंट रिप्रेजेंटेशन में या फिर अपने कंटेंट के यू कैन से कास्टिंग में कह सकते हो, वन काइंड ऑफ, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।